हेलो एवरीवन, आज हम सीपेट एग्जाम की तैयारी के लिए और एक नया वीडियो लाए हैं। आज हम जो क्वेश्चन पेपर लिए हैं वो है बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो पीजी एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 2020 में, उसका क्वेश्चन पेपर को आज पूरी तरीके से एनालिसिस करने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी कई सारे सीपेट एग्जाम की तैयारी के लिए वीडियो बना चुके हैं। आप चाहो तो वो सारे वीडियो को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के आई बटन से भी वो सारे वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह जो अपकमिंग सीपेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ भी शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका मेंटर विनोद परिड़ा। सो फर्स्ट क्वेश्चन में से शुरू करते हैं। पूछा है प्रोटीन्स आर पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाइड इन। प्रोटीन जो है पोस्ट ट्रांसलेशनली कहाँ पे मॉडिफाई होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो राइट आंसर इज गोल्गी अपैरेटस। आप लोगों को मालूम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन वगैरह बनते हैं, क्योंकि उसमें आरईआर होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन बनाने के लिए। और उस प्रोटीन बनने के बाद वो क्या करता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के लिए जाता है गोल्गी अपैरेटस के पास, जहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन वगैरह होते हैं उस प्रोटीन के साथ। उसमें एक सिग्नल पेप्टाइड भी जोड़ा जाता है ताकि उसको पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाई किया जा सके, सॉर्टिंग किया जाता है, वो सब गोल्गी अपैरेटस में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फंगल पैथोजन व्हिच ब्लॉक्स दी ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर इज। कौन सा फंगल पैथोजन है जो कि ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर को ब्लॉक करता है, यानी कि जाइलम को ब्लॉक करता है? अल्टरनारिया सोलानी, फ्यूजारियम यूडम, पॉक्सीनिया ग्रामिनीस, राइजोपस नाइग्रिकेंस। सो इसका राइट आंसर है फ्यूजारियम यूडम होता है, जो कि हमारा ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर को ब्लॉक करता है। जो फंगल पैथोजन है वो जाइलम को ब्लॉक करना, यानी ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर को ब्लॉक करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है द फैमिली एस्टरासी डिफर फ्रॉम सोलानेसी इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। जो फैमिली एस्टरासी है वो सोलानेसी से कैसे डिफर है? यूनिलोक्युलर ओवरी, गैमोपेटलस कोरोला, कोरोला होगा, कोरोला लिखा है। एपिपेटलस स्टामेन, बाइकार्पेलारी, ये बाइकार्पेलारी गाइनोइशियम होगा, ये भी गलत स्पेलिंग दिया है। लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा ये होगा यूनिलोक्युलर ओवरी। याद रखिएगा, हमारा जो एस्टरासी फैमिली है उसमें यूनिलोक्युलर ओवरी देखने को मिलता है। बाइकार्पेलारी, एपिपेटलस, गैमोपेटलस, कोरोला, इस सब के सब एस्टरासी और सोलानेसी दोनों में देखने को मिलता है। लेकिन डिफर कहाँ पे कर रहा है? सिर्फ यूनिलोक्युलर ओवरी हमारा एस्टरासी फैमिली में पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following fungi has a cellular protoplasmic body and moves by pseudopodia? Physarum, Plasmodiophoरा, Synchytrium, Saccharomyces। सो इसका राइट आंसर है फाइसारम। ये है एक एसेलुलर प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी जो कि स्यूडोपोडिया की मदद से मूव करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है माइन्यूट अपर्चर कनेक्टिंग एडजेसेंट सेल्स आर नोन एज। पूछा है सेल टू सेल, मान लीजिए ये सेल टू सेल है और इनके बीच में एक माइन्यूट अपर्चर है, देख रहे हैं ये माइन्यूट अपर्चर है। ये कनेक्ट किसके थ्रू से होते हैं? टोरस के थ्रू से, हाइड्रोथोर्स के थ्रू से, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू से, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू से? सो राइट आंसर है हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। हमें मालूम है प्लाज्मोडेस्माटा क्या है। इट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस बिटवीन द सेल। साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाते हैं, देखिए ये एक ब्रिज फॉर ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम सेल टू सेल, इसलिए प्लाज्मोडेस्माटा हमारा राइट आंसर होगा। हाइड्रोथोर्स तो गटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टोरस तो भाल्व जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि एनाटॉमी में आप लोग प्लांट एनाटॉमी में पढ़े हो, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो छोड़िए, ये तो हमारा अपर्चर ही नहीं है, ये तो मेम्ब्रेन हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आरएनए वायरस। इनमें से आरएनए वायरस कौन है? एसबी सिमियन वायरस 40, टोबैको मोजाइक वायरस टीएमवी, टी4 फेज एडेनो वायरस। सो राइट आंसर होगा टीएमवी। हमें ये पढ़ते आए हैं टीएमवी में इस तरह का हेलिकल आरएनए स्ट्रैंड होता है, आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड होता है जिसको कैप्सोमियर इस तरह से घेरे हुए रहते हैं। ठीक है, कैप्सोमेयर इस तरह से घेरे हुए रहते हैं। और ये एक रॉड शेप वायरस होता है, रॉड शेप का होता है, बहुत लंबा होता है, लेकिन इसका जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि ये इसका जेनेटिक मटेरियल हमारा आरएनए रहता है, और ये हेलिकल स्ट्रक्चर यानी कि कॉइल होकर रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है लिपिड बाइलर इज हेल्ड टुगेदर। जो लिपिड के बाइलर है ना, इस तरह का जो हेड होता है, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक हेड, इस तरह से होते हैं जो जो लिपिड बाइलर क्रिएट करते हैं इस तरह का। और जस्ट इसका ऑपोजिट इस तरह का होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड बाइलर है, मैं बोल रहा हूँ उसका। तो वो हेल्ड टुगेदर मतलब ये पास में क्यों है? ये दोनों किस अट्रैक्शन के वजह से? डबल बॉन्ड्स इन देयर फैटी एसिड टेल, द अट्रैक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड हेड्स टू ईच अदर, सरफेस टेंशन, हाइड्रोफोबिक फोर्स। सो सिंपल सा मैंने अभी ही बोल दिया कि जो हेड होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक
हाइड्रोफिलिक होते हैं, और जो टेल होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। दोनों में ही, दोनों लिपिड बाइलेयर में हाइड्रोफोबिक होते हैं टेल, और हाइड्रोफिलिक होते हैं हमारा हेड। क्योंकि देखिए यहाँ पे होता है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने वाटर दिया, सो वाटर के और कौन फेस किया है, हमारा हेड फेस किया है, और कौन उसका ऑपोजिट फेस किया है, वो हमारा टेल फेस किया है। सेम यहाँ पे अगर मैं वाटर को रख दूं, तो यहाँ पे वाटर को कौन फेस किया है, यहाँ पे हेड फेस किया है, और यहाँ पे हमारा टेल उसको ऑपोजिटली फेस किया है। इसका मतलब ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ही है, या फिर हाइड्रोफोबिक फोर्स ही है जो लिपिड बायलेयर को टुगेदर बॉन्ड करके रखता है या फिर जोड़े रखता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज ब्रॉट अबाउट बाय, टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस कब बंद हो जाता है, जब हमारे पास आ जाते हैं नॉनसेंस कोडन। नॉनसेंस कोडन आ जाते हैं, याद रखिएगा। नॉनसेंस कोडन कौन कौन है, यूएए यानी कि ओक्रे, यूएजी यानी कि एम्बर, और एक यूजीए यानी कि ओपल और अंबर। ये तीनों कहलाते हैं नॉनसेंस कोडन, और ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। चलिए देखते हैं ऑप्शन में से कौन सा है। यूसीजी, जीसीजी एंड एसीसी, ये तो नहीं है, कट गया। जी यूयूजी, यूजीसी एंड यूसीए, ये भी नहीं है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। यूएए, यूएजी एंड यूजीए, ये होगा हमारा राइट आंसर, बिकॉज यूयूजी, यूएजी, यूसीजी ये वाला नहीं है। सो ये तीनों नॉनसेंस कोडन कहलाते हैं। ये क्यों, क्योंकि ये हमारा किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, जिसके वजह से जब यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे हमारा रीजन, एमआरएनए का रीजन यहाँ पे आ जाता है, तब यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाता है। इस रीजन पे आ जाने के बाद, हमारा राइबोसोम इस रीजन में आ जाने के बाद, कोई भी टीआरएनए ना आने की वजह से हमारा प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ नेटम इज, नेटम का जो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट किस तरह का है, टेट्रास्पोरिक टाइप, बाइस्पोरिक टाइप, मोनोस्पोरिक टाइप, या फिर पॉलीगोनम टाइप। पॉलीगोनम टाइप तो एक एम्ब्रियो सैक टाइप है, टेट्रास्पोरिक होगा हमारा आंसर। क्यों जानते हैं, ये एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टरिस्टिक है, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जो हायर जिम्नोस्पर्म होते हैं, जैसे कि नेटम एक हायर जिम्नोस्पर्म है, ये कुछ कुछ कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर दिखाता है एंजियोस्पर्म का, इसलिए ये टेट्रास्पोरिक जो एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट हमारा दिखाता है एंजियोस्पर्म की तरह, और ये होगा हमारा राइट आंसर। बाइस्पोरिक, मोनोस्पोरिक तो हमें सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, और पॉलीगोनम हमारा एक एम्ब्रियोसैक टाइप है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है स्पेसिस ऑकरेंस रेस्ट्रिक्टेड टू ए स्मॉल एरिया इज कॉल्ड, जो स्पेसिस हैं उनका अगर रेस्ट्रिक्शन सिर्फ एक पर्टिकुलर स्मॉल एरिया को ही हो जाए, तो उस फेनोमेनन को क्या कहेंगे, इकोटाइप्स, एलियंस, एलियंस, एंडेमिक्स। सो इसका राइट आंसर होगा एंडेमिक्स। मतलब ये जो स्पीसीज है सिर्फ और सिर्फ एंडेमिक टू दिस पर्टिकुलर रीजन, मतलब इसी रीजन में पाए जाएंगे और कहीं पे भी नहीं। सो ये एक स्मॉल रीजन है जहाँ पे ये एंडेमिक स्पीसीज पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एपिकैलिक्स इज फाउंड इन अष्टरासी, सोलानासी, ब्रासिकासी, मालभासी। एपिकैलिक्स एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, मालभासी फैमिली का। सो मालभासी इज द राइट आंसर। मालभासी ने, आप लोग चाइना रोज अगर देखे होंगे, चाइना रोज में आप लोगों को वेल डेवलप्ड एपिकैलिप्स देखने को मिल जाएगा। उसके बाद पूछा है प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल आर, प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल क्या है, एटीपी, NADPH, ऑक्सीजन, ATP, NADPH, CO2, ट्राइफॉस्फेट, ग्लूकोज, ADP, NADP प्लस CO2। देखिए ये वाला गलत है, क्योंकि CO2 का भी प्रोडक्ट नहीं है। फिर ATP, NADPH, CO2 ये भी गलत है। ATP, NADPH, ऑक्सीजन ये भी गलत है। सो हमारा राइट आंसर है ट्रायोज फॉस्फेट। ट्रायोज फॉस्फेट होगा हमारा राइट आंसर, जो कि प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल या फिर कैल्विन साइकिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव पूछा है, ध्यान दीजिएगा। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन लिपोपोलीसैकेराइड, पेप्टिडोग्लाइकन, टेकोइक एसिड, इनर मेम्ब्रेन। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है लिपोपोलीसैकेराइड। जानते हैं, ये मैं मान लीजिए मैंने ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बना, और ये इसके चारों तरफ, मान लीजिए ये इसके चारों तरफ एक मोटा सा लेयर होता है, जो है लिपोपोलीसैकेराइड लेयर, लिपोपोलीसैकेराइड लेयर। और यही जो लेयर होता है, यही कंपोनेंट होता है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर देता है बहुत सारे एंटीबायोटिक से, जानते हैं। इसी वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ज़्यादातर जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम नेगेटिव को ही बियर मतलब पोजेस करते हैं, ग्राम नेगेटिव के अंडर में आते हैं। क्यों, क्योंकि ये लिपोपोलीसैकेराइड के वजह से सेफ हो जाता है, और यही लिपोपोलीसैकेराइड हमारा रेस्पॉन्सिबल है एंडोटॉक्सिन को सिक्रीट करने के लिए। बाकी टेकोइक एसिड तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। पेप्टिडोग्लाइकन तो हमारा ये इसका मतलब सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरिया का जानते हैं, लेकिन जो लिपोपोलीसैकेराइड लेयर है वो पर्टिकुलर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बहुत अच्छे से डेवलप हुआ रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत मोटा लेयर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीन्स हुज प्रोडक्ट्स आर कॉन्स्टेंटली नीडेड फॉर सेलुलर एक्टिविटी आर नोन एज, एक ऐसा जीन
मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका जीन हमेशा जरूरत होता है, मतलब वो प्रोडक्ट हमेशा जरूरत रहता है सेल को, मतलब सेल को कैरी करने के लिए, एक्टिविटी सेल का एक्टिविटी जारी रखने के लिए, तो उस जीन को क्या कहते हैं? पॉलीजीन, जंपिंग जीन, रेगुलेटर जीन और हाउसकीपिंग जीन। सो इसका तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, वो है हाउसकीपिंग जीन, जिसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, यानी कि मैं एग्जांपल भी दूंगा। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन उसे कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें ग्लूकोज ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कंटिन्यूसली चाहिए। ग्लूकोज का हमें ब्रेकडाउन कंटिन्यूसली चाहिए सेल में, क्योंकि जब जब ग्लूकोज टूटेगा हमें एनर्जी मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? हमें एटीपी मिलेगा। तो इस वजह से ग्लूकोज का रेगुलरली टूटना बहुत ही जरूरी हो जाता है सेल के लिए। लेकिन ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें कई सारे एंजाइम चाहिए। ये एक 10 स्टेप प्रोसेस है ना, ग्लाइकोलिसिस एक 10 स्टेप प्रोसेस है। ग्लूकोज ब्रेकडाउन इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस एक 10 स्टेप प्रोसेस है। उस 10 स्टेप प्रोसेस के लिए जितने भी सारे एंजाइम लगे हुए रहते हैं ना, जैसे कि हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोइनोल काइनो म्यूटेज काइनेज, जितने भी सारे एंजाइम लगे होते हैं, फ्रुक्टोकाइनेज, वो सब के सब हमारे हाउसकीपिंग जीन के अंडर में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीन हमेशा अपना इफेक्ट को, अपना एक्सप्रेशन को दिखाता रहता है और कंटिन्यूअसली वो जीन को सिंथेसिस करता रहता है, ताकि ग्लूकोज ब्रेकडाउन में वो सब के सब अवेलेबल हो। इसीलिए हाउसकीपिंग जीन को कॉन्स्टिट्यूटिव जीन भी कहा जाता है। पॉलीजीन तो हो गया, मेनी जीन कंसेप्ट हो गया, वो अलग चीज है। जंपिंग जीन यानी हमारे जो ट्रांसपोजन हो गए। रेगुलेटर जीन तो ये हमारा ओपेरन का हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ हाउसकीपिंग जीन, जो जीन रेगुलरली चाहिए होते हैं सेल के एक्टिविटी के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन स्पोरेंजिया इन्फर्न डेवलप फ्रॉम ए सिंगल इनिशियल सेल, सिर्फ एक सिंगल इनिशियल सेल से अगर पूरा का पूरा स्पोरेंजिया डेवलप हो रहा है, इट इज कॉल्ड ऑस्पोरेंजिएट, हेटेरोस्पोरेंजिएट, लेप्टोस्पोरेंजिएट, यूस्पोरेंजिएट। इसका राइट आंसर है हमारा क्या होगा? हमारा लेप्टोस्पोरेंजिएट। याद रखिएगा, लेप्टोस्पोरेंजिएट में हमें एक ही सेल से पूरा स्पोरेंजिया डेवलप हुआ रहता है, और बाकी जो बचा यूस्पोरेंजिएट, ग्रुप ऑफ इनिशियल, याद रखिए, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियल इनिशियल डेवलप द स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया इनिशियल में यहाँ पे सिर्फ ग्रुप को हाईलाइट कर रहा हूँ, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियल इनिशियल सेल। और लेप्टोस्पोरेंजियल में सिर्फ और सिर्फ सिंगल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोल्चिसिन ड्यूरिंग रूट टिप माइटोसिस इज यूज्ड फॉर, जो कोल्चिसिन है जो रूट टिप माइटोसिस में किस पर्पस के लिए यूज होते हैं? एनलार्जिंग क्रोमोसोम, किलिंग सेल, स्टॉपिंग सेल डिवीजन, स्टॉपिंग सेल ग्रोथ। सो राइट आंसर इज स्टॉपिंग सेल डिवीजन। देखिए, कोल्चिसिन अगर हम यूज करेंगे ना, कोल्चिसिन पहले तो कहाँ से निकाला जाता है? कोल्चिकम, कोल्चिकम ऑटोमनेल एक प्लांट है, वहां से निकाला जाता है। ऑटोमनेल, ठीक है, कॉल्चिकम ऑटोमनेल से निकाला जाता है। और यहाँ से ये क्या करता है ना, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को ही रोक देता है। अगर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ही रुक जाएगा तो हमारा जो क्रोमोजोम का जो स्प्लिटिंग हो रहा था माइटोसिस में, वो नहीं हो पाएगा, और जिस वजह से नहीं होने की वजह से हमारा सेल डिवीजन भी स्टॉप हो जाएगा। याद रखिएगा, इसको माइटोस्टिक इनहिबिटर भी कहा जाता है कोल्चिकम को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पोलिप्लोइडी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए फंगल पैरासाइट रिक्वायर्स मोर देन वन होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, दिस कंडीशन इज नोन एज। अगर एक फंगल फंगल पैथोजन कह लीजिए, फंगल या फिर एक फंगस, अगर मोर देन वन होस्ट, मतलब एक से ज्यादा होस्ट चाहिए होता है उसका लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हेटेरोइसिज्म, हेटेरोट्रोपिज्म है, ऑटोट्रोपिज्म, ऑटोइसिज्म। सो राइट आंसर इज हेटेरोइसिज्म। और मैं एग्जांपल भी दूंगा, एग्जांपल के बिना तो मैं इसको कंप्लीट नहीं करूंगा। वो है पक्सिनिया। ये पक्सिनिया एक माक्रोसाइक्लिक, पक्सिनिया ग्रामिनी स्ट्रीटिस पूरा नाम है। तो ये एक माक्रोसाइक्लिक हेटेरोइसियस, माक्रोसाइक्लिक माक्रोसाइक्लिक हेटेरोइसियस फंगस है। ठीक है, और ये क्यों नाम दिया गया मैं वो भी बताऊंगा। माक्रोसाइक्लिक हेटेरोइसियस, मैं हेटेरोइसियस होगा, ठीक है, हेटेरोइसियस। तो माक्रोसाइक्लिक क्यों? क्योंकि ये 5 तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। हेटेरोसाइक्लिक क्यों? क्योंकि इनके पास, इनको एक से ज्यादा यानी 2 होस्ट चाहिए, और इसको जो प्राइमरी होस्ट होता है वो होता है व्हीट। ठीक है, व्हीट, और सेकेंडरी होस्ट होता है बारबेरी प्लांट। ठीक है, बारबेरी, बारबेरी वल्गारिस, बारबेरी वल्गारिस। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, ये इसको एक होस्ट मतलब सफिशिएंट नहीं मिला, मतलब सफिशिएंट नहीं हुआ, इसीलिए उसने दूसरे होस्ट के ऊपर भी डिपेंड किया ताकि वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाए। सो इस तरह के फंगस को हम कहते हैं हेटेरोइसियस फंगस, और उस प्रोसेस को हेटेरोइसिज्म कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकली अडेप्टेड जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज विथ वाइड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉल्ड इकोफिन्स, इकोटाइप्स, इकार्ड्स,
हैबिटेट फॉर्म। सो राइट आंसर है इकोटाइप, क्योंकि इकोफिन इकार्ड एक टेम्पररी फेनोमेनन है। मान लीजिए कोई एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कोई एक एरिया है यहाँ पे, वहां से एक स्पीसीज यहाँ पे चला गया और यहाँ पे वो उसने अपना घर संसार बना दिया। तो ये स्पीसीज हमारे इस स्पीसीज से मतलब ज्यादा डिफर नहीं होंगे, यानी कि यहाँ पे अगर वो थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हुआ ना, तो ये अपना उसको उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक मॉडिफाई करता है, लेकिन वो एक टेम्पररी मॉडिफिकेशन होता है, जो कि यहाँ पे फिर से आने से उसका फिर से रिस्टोर हो जाएगा वो फेनोमेना। उसको कहते हैं हम इकार्ड और इकोफिन। लेकिन जो इकोटाइप है ना, वो एक जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन हो जाता है, मतलब सेम स्पीसीज का जेनेटिकली चेंज हो जाता है, जो कि इनहेरिटेबल होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। लेकिन इकोटाइप, इकोफिन और इकार्ड में वो टेम्पररी चेंजेस होता है, जो कि बाद में फिर से रिस्टोर हो पाता है या फिर हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है इकोटाइप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है व्हिच वन कैरेक्टर है जैसे कीस्टोन स्पीसीज, इनमें से कौन सा कैरेक्टर कीस्टोन स्पीसीज का है? स्पीसीज विद डिस्प्रोपोर्शनेट कंट्रोलिंग इफेक्ट ऑन अदर्स, colonizers on rocks, genus with maximum number of species in a community, endangered species। सो राइट आंसर है स्पीसीज विथ डिस्प्रोपोर्शनेट कंट्रोलिंग इफेक्ट ऑन अदर्स। यानी कि एक ऐसा स्पीसीज, मान लीजिए कोई एक ऐसा स्पीसीज में यहाँ पे बना दो, कोई एक ऐसा स्पीसीज में मान लीजिए उसका अदर स्पीसीज के ऊपर कंट्रोल हो, अदर मतलब अदर स्पीसीज के ऊपर कंट्रोल हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये फाइकस का ट्री बनाया है, ठीक है, फाइकस ट्री क्यों बनाया, देखिए ये एक एग्जांपल है कीस्टोन स्पीसीज का, फाइकस आपने पढ़ा होगा, फाइकस। तो इसमें जितने भी फ्रूट ईटिंग बर्ड होते हैं ना, ये उसके ऊपर निर्भर करते हैं। अगर ये ट्री को ही मैं काट दूं या फिर हटा दूं ना, ये सारे के सारे फ्रूट ईटिंग बर्ड क्या करेंगे, किल हो जाएंगे, मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, और वो सारे बर्ड के मरने की वजह से उनके ऊपर जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड कर रहा है तो वो भी मर जाएंगे। इस तरह से पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए कीस्टोन स्पीसीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी इकोसिस्टम के लिए। सो ये होगा इसका राइट आंसर, स्पीसीज विद डिस्प्रोपोर्शनेट कंट्रोलिंग इफेक्ट ऑन अदर। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। दातुरा, पोटैटो, ब्रिंजल, मस्टर्ड एंड कॉटन बिलोंग्स टू हाउ मेनी फैमिलीज? सो दातुरा, पोटैटो, मतलब ये सारे जो एग्जांपल दिया गया वो कितने फैमिलीज में आते हैं? 4 3 2 5। चलिए देखते हैं। दातुरा स्ट्रामोनियम, ये सोलानासी फैमिली का हो गया। पोटैटो सोलानम ट्यूबरसम, ये भी सोलानासी फैमिली का हो गया। ब्रिंजल यानी सोलानम मेलोंजेना, ये भी सोलानासी फैमिली का हो गया। मस्टर्ड, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ये हो गया ब्रासिकासी फैमिली का। कॉटन हमारा गोसिपियम हिरसुटम मालवासी फैमिली का हो गया। सो ये 1, ये 2 और ये 3। सो राइट आंसर है 3। समझ में आया आप लोगों को? दातुरा स्ट्रामोनियम सोलानासी फैमिली, पोटैटो यानी कि सोलानम ट्यूबरसम सोलानम फैमिली का, सोलानासी फैमिली का। ब्रिंजल यानी सोलानम मेलोंजेना, ये भी हमारा सोलानासी फैमिली का। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस यानी कि मस्टर्ड, ये हमारा ब्रासिकासी फैमिली या फिर क्रूसीफेरी फैमिली का। और कॉटन यानी गॉसिपियम हिरसुटम हमारा मालवासी फैमिली का हो गया। तो ये हमारा 3 फैमिली में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए हेटेरोजाइगोट ड्यूरिंग पैकेटिन लूप्ड आउट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इस तरह का लूप्ड आउट कॉन्फ़िगरेशन ऑन द नॉर्मल क्रोमोसोम इंडिकेट्स, ये क्रोमोसोम अगर कुछ लूपिंग वगैरह क्या होगा वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये क्रोमोसोम डुप्लीकेशन करेगा या फिर ट्रांसलोकेशन करेगा या फिर डिलीशन करेगा या फिर इन्वर्जन करेगा? सो ये क्या करेगा अभी, हमारा डिलीशन करेगा। याद रखिएगा, ये क्या करेगा अभी, डिलीशन करेगा। इस वजह से यहाँ से कट हो जाएगा, याद रखिएगा, लूपिंग वगैरह होता है। चलते हैं नेक्स्ट। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, या फिर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज? तो राइट आंसर होगा इसका आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। मैं हर एक का बता दूं कैसे हुआ, क्यों हुआ। देखिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम किस लिए चाहिए? आरएनए से कुछ रेट्रोवायरस में होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। रेट्रोवायरस जैसे कि एडेनोवायरस वगैरह होते हैं ना, उनमें हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज देखने को मिलता है। क्या है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? देखिए, हमने पढ़ा था सेंट्रल डोग्मा में, डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। ये एक प्रोसेस होता है जो कि यूनिडायरेक्शनल होता है। इसी तरह से इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, याद रखिए, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इस डायरेक्शन में होता है। लेकिन जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, वो क्या करता है ना, पहले होता है आरएनए, उनके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, वो क्या करते हैं पहले, उसके बाद बनाता है डीएनए, और फिर डीएनए के बाद बहुत सारे आरएनए बनाते हैं ताकि बहुत सारे प्रोटीन बन सके। तो मैं फिर से इसको समझा दूं, आरएनए इनके पास होता है, इनिशियली इनके पास होता ही आरएनए। आप सोचो कि ये तो चाहते तो आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन बना लेंगे ना, लेकिन कितना बनाएंगे, इनके पास तो है ही जेनेटिक मटेरियल लिमिटेड ना, इसीलिए पहले ये डीएनए बनाएंगे, डीएनए बनाने के बाद बहुत सारे आरएनए बनाएंगे, और उस आरएनए को इस्तेमाल करके बहुत सारे प्रोटीन बनाएंगे, याद रखिएगा। और इस फेनोमेनन को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, जिसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज,
याद रखिए। और इसका जो पॉपुलर नेम है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब आरएनए के ऊपर निर्भर करने वाला डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आरएनए से क्या बनना है बाद में, डीएनए ही तो बनना है। इसीलिए देखिए आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ध्यान दीजिएगा आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। बाकी सबका मैं नाम बता दूं, डीएनए पॉलीमर, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कौन होता है, आरएनए पॉलीमरेज का नेम याद रखिएगा, आरएनए पॉलीमरेज का नेम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। उसके बाद डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कौन होता है, डीएनए पॉलीमरेज का नेम याद रखिएगा, ये डीएनए पॉलीमरेज का नेम होता है। और आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का नेम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which component of chromosome gets स्टेन ड्यूरिंग फ्यूजन स्टेनिंग, क्रोमोजोम का कौन सा कंपोनेंट है जो कि फ्यूजन स्टेनिंग से स्टेन हो जाता है, आरएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन। सो राइट आंसर है डीएनए। और डीएनए को स्टेन करने वाला जो स्टेनिंग है वो है फ्यूजन, और न्यूक्लियस को जो स्टेन करता है वो होता है डैपी, याद रखिए डापी। डापी ये एक फ्लोरेसेंट डाई है, फ्लोरेसेंट डाई जो कि न्यूक्लियस को स्टेन करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर सोलानेसी, सोलानेसी फैमिली के लिए कौन सा वाला इनकरेक्ट है, ऑब्लिक ओवरी ये तो प्रेजेंट है, परसिस्टेंट सेपल ये भी प्रेजेंट है, कार्पेल 2 ये भी प्रेजेंट है, पेरिटल प्लासेंटेशन नहीं होता, ये गलत है, मतलब ये होगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि उसमें पाया जाता है हम एक्साइल प्लासेंटेशन। आपने कैप्सिकम वगैरह चिली वगैरह तो खाया होगा, हमारा जो ब्रिंजल होगा ये सब में आपको एक्साइल प्लासेंटेशन देखने को मिल जाएगा, एक्साइल प्लासेंटेशन। सो ये वाला गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट है। ड्यूरिंग होस्ट पैरासाइट इंटरैक्शन पैथोजन रिलेटेड पीआर प्रोटीन, यानी पैथोजन रिलेटेड पैथोजेनेसिस रिलेटेड पीआर प्रोटीन आर प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजन, होस्ट पैथोजन एंड होस्ट टेकन फ्रॉम सॉइल। सो क्वेश्चन पूछा है ड्यूरिंग होस्ट पैरासाइट, होस्ट और पैरासाइट के इंटरैक्शन में जो पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन होता है आर प्रोड्यूस्ड बाय, कौन प्रोड्यूस करता है, पैथोजन प्रोड्यूस करता है, हमारा बोथ पैथोजन एंड होस्ट प्रोड्यूस करता है, होस्ट करता है या फिर टेकन फ्रॉम, ये प्रोड्यूस करता है होस्ट, जिसको फाइटो एलेक्सिन कहा जाता है, फाइटो एलेक्सिन। मतलब पैथोजन से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसा सब्सटेंस का सिक्रीट करवाना होस्ट करता है खुद को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि अगर पैथोजन उसको इसी तरह अटैक करते जाएगा होस्ट का तो नामो निशान ही मिट जाएगा ना। इस वजह से फाइटोएलेक्सिन जैसा एक कंपोनेंट यानी कि सब्सटेंस वो सिक्रीट करता है ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होस्ट करता है, ठीक है, होस्ट सिक्रीट करता है। न्यूरोमोटर apparatus इज फाउंड इन, मैं ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ वहाँ पे न्यूरोमोटर apparatus पाया जाता है, और ये रिपीट हुआ था यूपीपीएससी का एग्जाम में, जीडीसी एग्जाम में रिपीट हुआ था, ठीक है। सो न्यूरोमोटर apparatus क्या होता है, देखिए ये होते हैं दो हमारे ब्लीफारोप्लास्ट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ब्लीफारोप्लास्ट। ये कनेक्टेड रहते हैं एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है पाराडेस्मोस, पाराडेस्मोस, ठीक है, डेस्मोस। यहाँ से लंबा सा एक थ्रेड निकला हुआ रहता है जो कि कनेक्ट हुआ रहता है सेंट्रियोल से, इसको कहते हैं राइजोप्लास्ट, राइजोप्लास्ट। और ये क्लामाइडोमोनस का मैं बात कर रहा हूँ, राइट आंसर होगा क्लामाइडोमोनस, ठीक है। और ये रहा हमारा न्यूक्लियस। सो ये राइजोप्लास्ट और पाराडेस्मोस को मिला के बनता है हमारा न्यूरोमोटर apparatus। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ऑर्डर ऑफ स्टेन इन ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर, ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर मैं बता दूं क्या होता है, हमें आइडेंटिफाई करना रहता है कौन सा वाला ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा वाला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। उसको पॉजिटिव कर मतलब उसको प्रूफ मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए हमें स्टेन यूज करते हैं, उसका स्टेन का नाम है ग्राम स्टेन, और इसको दिए थे हमारे क्रिश्चियन ग्राम ने, साइंटिस्ट का नाम था क्रिश्चियन ग्राम, उनके नाम से ये स्टेन को नाम किया गया है, नाम दिया गया है। तो ये सीक्वेंस क्या है, करेक्ट सीक्वेंस, अल्कोहल, पहले अल्कोहल, उसके बाद क्रिस्टल वायलेट को यूज करके आयोडीन सॉल्यूशन दिया जाता है, उसके बाद साप्रानिन, या फिर आयोडीन सॉल्यूशन को पहले यूज करके साप्रानिन उसके बाद दिया जाता है, फिर उसके बाद क्रिस्टल वायलेट, या फिर उसके बाद लास्ट में अल्कोहल, या फिर आयोडीन सॉल्यूशन पहले दिया जाता है, उसके बाद क्रिस्टल वायलेट दिया जाता है, उसके बाद साप्रानिन, और उसके बाद अल्कोहल, या फिर क्रिस्टल वायलेट पहले यूज किया जाता है, आयोडीन सॉल्यूशन बाद में यूज किया जाता है, अल्कोहल देन साप्रानिन। सो राइट आंसर होगा ये। देखिए जब आप क्रिस्टल वायलेट दोगे और आयोडीन सॉल्यूशन अप्लाई करोगे और उसके बाद वॉशिंग करोगे बैक्टीरिया को हमारा अल्कोहल से, तो जो जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे ना वो सब के सब वायलेट कलर या फिर पर्पल कलर के हो रहे होंगे, लेकिन सिर्फ लोता बैक्टीरिया होगा जो कि है ग्राम नेगेटिव, उसके वो स्टेन को पकड़ेगा ही नहीं, रिटेन ही नहीं करेगा। लेकिन जब आप साफ्रानिन डाल दोगे ना वो सारा का सारा स्टेन ले जाएगा और वो हो जाएगा पिंक कलर।
इससे आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे कि कौन सा वाला हमारा ग्राम पॉजिटिव है, यानी कि वायलेट और पिंक, वायलेट और पर्पल कलर वाला वो होगा हमारा ग्राम पॉजिटिव, यानी कि इतना तक, ठीक है। इतना तक जब आपने वॉशिंग कर लिया, वो अल्कोहल से वॉश कर लिया, तो आप लोगों को देखोगे सारा का सारा स्टेन धुल गया होगा, लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे वो सब के सब वायलेट कलर या फिर पर्पल कलर देखने को मिल जाएंगे, वो यानी कि वो स्टेन को रिटर्न किए। यानी कि उस स्टेज में आप लोगों को मालूम चल जाएगा ग्राम पॉजिटिव कौन है और ग्राम नेगेटिव कौन है, क्योंकि जो स्टेन नहीं लिया होगा वो ग्राम नेगेटिव हो गया होगा। लेकिन उसके बाद जब आप साफ्रानिन डाल दोगे ना, तो साफ्रानिन देने के बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी स्टेन ले लेगा और ये पिंक कलर का हो जाएगा, तो हमें इजीली मालूम चल जाएगा कौन सा वाला पॉजिटिव है कौन सा वाला नेगेटिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेक्शन ऑफ डीएनए विद बेसेस ए डबल टी सी जी सी विल लाइन अप विद बेस, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पूछा है, तो ए के साथ कौन जुड़ेगा, टी, टी के साथ ए, फिर टी के साथ ए, फिर सी के साथ जी, फिर जी के साथ सी, फिर सी के साथ जी। तो देखते हैं टी ए जी सी जी, टी ए जी सी जी, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म इन प्लांट्स वाज एक्सटेंसिवली स्टडीड। देखिए एक्स वाई सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म हमारा ह्यूमंस वगैरह या फिर एनिमल्स में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे प्लांट में सिर्फ एक ऐसा प्लांट है दातुरस टामोनियम काजनस काजन कॉक्सिनिया इंडिका ट्रिटिकम एस्टिवम, यानी कि कॉक्सिनिया इंडिका जो है वहाँ पे एक्स वाई सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म को एक्सटेंसिवली स्टडी किया जाता है, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट नोडल फॉर्मेशन इन लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट में कौन सा सब्सटेंस है जो कि नोडल फॉर्मेशन करवाता है, एबीए, आईबीए, IANA है। एबीए का फुल फॉर्म तो जानते हैं, एब्सिसिक एसिड, ये तो एक ग्रोथ इनहिबिटर हो गया, और ये तीनों के तीनों हमारे ऑक्सिन के अंडर में आ गया, ठीक है। आईबीए इंडोल ब्यूटेरिक एसिड सिंथेटिक ऑक्सिन, इंडोल एसिटिक एसिड हमारा नेचुरल ऑक्सिन, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ये हमारा सिंथेटिक ऑक्सिन है, और नाफ्थालीन एसिटिक एसिड हमारा सिंथेटिक ऑक्सिन है। तो देखिए एक हो गया एबीए यानी कि ग्रोथ इनहिबिटर, GI लिख दे रहा हूँ, और ये तीनों के तीनों हमारा ऑक्सिन हो गए, लेकिन इस ऑक्सिन में हमारा सिंथेटिक ऑक्सिन आईबीए हो गया और Na हो गया, और Na नाफ्थलीन हमारा इंडोल एसिटिक एसिड हो गया नेचुरल ऑक्सिन। सो हमारा जो राइट आंसर होगा लेगुमिनस प्लांट में वो होगा हमारा नेचुरल ऑक्सिन, यानी कि IAA। बाकी दोनों तो हमारा बाहर में प्लांट में सिंथेसिस नहीं होते ना, वो सबको मैंने, बाकी जो हमारा आईबी हो गया Na उसको तो सिंथेटिकल आर्टिफिशियल बनाया जाता है ना, सिर्फ और सिर्फ एक लौता यही ऑक्सिन है जो हमारा नेचुरली प्लांट में प्रोड्यूस होता है, और यही नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लेगुमिनस प्लांट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एपिगाइनस फ्लावर विथ गैमोपेटलस कोरोला, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको किया है, इज फाउंड इन फैमिली लामियासी, अपियासी, मिटासी, एस्टरासी। ये एस्टरासी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जहाँ पे एपिगाइनस फ्लावर होते हैं, एपिपेटलस कंडीशन होता है, यूनिलोक्युलर ओवरी होता है, एपिपेटलस एपिपेटलस कंडीशन होता है, मैं अभी बता दे रहा हूँ एस्टरासी फैमिली का क्या। एपिपेटलस कंडीशन होता है, एपिगाइनस फ्लावर होते हैं, गैमोपेटलस कोरोला होता है। उसके बाद इसके इसके पास हमें सिप्सेला फ्रूट देखने को मिलता है, इन्फ्लोरेसेंस सिप्सेला फ्रूट होता है, इन्फ्लोरेसेंस हेड और हेड हेड होता है इन्फ्लोरेसेंस इसका, ठीक है। सो ये सारा का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है एस्टरासी फैमिली का, जहाँ पे रे फ्लोरेट डिस्फ्लोरेट पाया जाता है, हेड और कैप्युचुलम कहते हैं उसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्लासिफाइड ऑल फंजाई इनटू माइकोटा एंड डिवाइडेड इट इन टू मीजोमाइकोटा एंड यूकोमेटा, एंसवर्थ, एलेक्सोपोलोस, मार्टिन, टिप्पो। सो राइट आंसर है एंसवर्थ, मीजोमाइकोटा यानी स्लाइम मोल्ड। सो इन्होंने एक ग्रुप रखा स्लाइम मोल्ड का, और दूसरा रखा हमारा ट्रू फंजाई, यू मतलब ट्रू, याद रखिए, यू माइकोटा, यू का मतलब होता है ट्रू, रियल फंजाई, ट्रू फंजाई। सो यू माइकोटा हो गया ट्रू फंजाई, और मिजो माइकोटा हो गया स्लाइम मोल्ड। ये स्लाइम मोल्ड को ज़्यादातर हम अभी कंसिडर नहीं कर रहे फंगस, क्योंकि इसमें कुछ प्लांट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जहाँ पे सेलुलोज इसका मेड अप होता है सेल्यूलोज से, याद रखिए, इसी वजह से। और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे सेलुलोज बना हुआ रहता है सेलुलोज से, और फंगस में हमारा सेलुलोज बना रहता है काइटिन से, आप लोग ये सब जानते हो, काइटिन, काइटोसान, ये सब से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इकोलाई लैक ऑपेरन, एस्टेरिया कोलाई इकोलाई है, ठीक है। लैक ऑपेरन इज इंड्यूस्ड, लैक ऑपेरन को इंड्यूस कौन करता है, लैक्टोज, आइजिन, बीटा गैलेक्टोसाइड, प्रोमोटर जीन। सो इसको इंड्यूस करता है लैक्टोज। एक मीडियम में जब भी आप लैक्टोज डाल लोगे तो लैक ऑपेरन शुरू करवा देगा कौन, ई कोलाई, याद रखिए, ई कोलाई अपना लैक ऑपेरन को शुरू कर देगा, क्योंकि उसको फूड चाहिए ना, फूड चाहिए, इस वजह से ये लैक्टोज को पहले तोड़ेगा ग्लूकोज, उसके बाद गैलेक्टोज, यानी कि दोनों में तोड़ देगा, किसके हेल्प से, लैक ऑपेरन के मदद से।
और ये किस वजह से पॉसिबल हो पाया? इंड्यूस किसने किया? लैक्टोज ने इंड्यूस किया। सो लैक्टोज इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बल्बस अपेंडेज आर फाउंड ऑन द क्लिस्टोसेसियम। बल्बस अपेंडेज मतलब ये क्लिस्टोसेसियम है, इस तरह से बल्ब जैसा मतलब डेवलप किए रहेंगे। कहाँ पे? यूनी अनसिन्युला एरिसिपे, फाइलैक्टिनिया, न्यूरोस्पोरा। सो ये फाइलैक्टिनिया में देखने को मिलता है। बल्बस अपेंडेजेस आर फाउंड इन ऑन द क्लिस्टोसेसियम ऑफ फाइलैक्टिनिया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, द प्रोटीन दैट प्रिवेंट्स असेंबली ऑफ एमसीएम। एमसीएम का फुल फॉर्म होता है मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन। क्रोमोसोम मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन, याद रखिए, ठीक है, मेंटेनेंस प्रोटीन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए? डीएनए, डीएनए को रेप्लिकेट करवाने के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है। सो ये पूछा है द प्रोटीन दैट प्रिवेंट असेंबली ऑफ एमसीएम प्रोटीन, यानी कि प्रिवेंट करवाना ऑन फ्रेशली सिंथेसाइज डीएनए, वो कौन है? प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज 1, जेमिनिन, या फिर डीएनए पॉलीमरेज 3। सो ये है जेमिनिन, ये ही है इनहिबिटर प्रोटीन, जो कि क्या, ये भी एक प्रोटीन है। हाँ, ये भी प्रोटीन है जिसका काम क्या है? एमसीएम प्रोटीन को बनने से, असेंबली होने से रोकना, ताकि डीएनए रेप्लिकेशन हैम्पर हो सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा हेटेरोसिस्ट इज ऑलवेज टर्मिनल इन पोजीशन। हेटेरोसिस्ट हमें मालूम है ना, ये पाए जाते हैं हमारा सियानोफाइसी में, सियानोफाइसी में, जैसे कि नोस्टॉक हो गया, एनाबेना हो गया, ये सब में पाए जाते हैं। तो लेकिन पूछा टर्मिनल पोजीशन मतलब इंटरकलर नहीं होंगे, बीच बीच में नहीं होंगे, टर्मिनल होंगे इस तरह का। तो वो कहाँ पे पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं एनाबेना, ऑसिलेटरी, ग्लियोट्रैकिया या नोस्टॉक, ये पाए जाते हैं ग्लियोट्रैकिया में, ठीक है। इस तरह का होता है, ये होता है हेटेरोसिस्ट। देखिए टर्मिनल हो गया, टर्मिनल पोजीशन का हेटेरोसिस्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द फिलामेंट रन्स अलोंग द बैक ऑफ आंथर इट इज कॉल्ड वर्साटाइल कोरोना एडनेट सिंजेनेसिस। ये सिंपल सा आंसर है, एडनेट होगा। मतलब ये रहा आंथर और ये रहा उसका फिलामेंट, जो कि पूरा उसके बैक से निकला हुआ रहता है, बैक से पूरा सटा हुआ, मैं इसको सटा हुआ बना दे रहा हूँ पूरा, मतलब आर्डिनेट कंडीशन कहा जाता है उसको, ठीक है। और वर्साटाइल तो कुछ इस तरीके का होता है, जानते होंगे, इस तरीके का, जो कि झुंझुने की तरह इधर और उधर इस तरह से मूव करते, ऑसिलेट करके अपना माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन को रिलीज करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोनोजेमिक्स इन डिप्लॉइड्स फॉर ऑल ऑफ इट्स क्रोमोसोम इज नोन एज, कलर चेंज कर देते हैं, हाँ, इज नोन इन निकोटियाना टोबैकम। मोनोजेमिक्स इन डिप्लॉइड मतलब डिप्लॉइड जो ऑर्गेनिज्म है उसके सारे क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम मिसिंग रहेगा, -1, ठीक है। कहाँ पे? निकोटियाना टोबैकम, भिसेफावा, जियामेज, डाथुरस, टामोनियम, ये जियामेज मेज में, ठीक है, मेज में मोनोजेमिक इन डिप्लॉइड में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Based on the relation of the ground surface of plants regenerating tissue, Danish botanist Ronkier divided plants into 4 life form, 5 life form, 6 life form, 7 life forms। ये इन्होंने डिस्कवर किया था 5 लाइफ फॉर्म में, इन्होंने क्या किया था? डिवाइड किया था प्लांट ग्रुप को, याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, आर सिलेक्शन यानी रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, ठीक है, रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किसका? सीजनल और एनुअल का, ट्रीज का, श्रब्स का, या फिर लाइनस का। सो ये कैरेक्टरिस्टिक है सीजनल और एनुअल का, ठीक है। रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, आर स्टैंड्स फॉर रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीजनल एंड और एनुअल का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। वाटर का पूछा है, वाटर पोल्यूशन मतलब वाटर पोल्यूशन को प्यूरिफाई करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? ट्रिकलिंग फिल्टर विद बायोफिल्म, साइक्लोन कलेक्टर, LC50 यानी ये LC50 का फुल फॉर्म है लेथल कॉन्सेंट्रेशन, याद रखिएगा, लेथल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर। सो हमारा पूछा है पोल्यूटेड वाटर यानी कि वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? साइक्लोन तो नहीं होगा क्योंकि ये एयर पोल्यूशन को मतलब एयर पोल्यूशन का एक प्रिवेंटिव मेजर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर भी हमारा एयर पोल्यूशन का। LC50 ये हमारा बोथ वाटर और एयर के लिए यूज होता है। और लेथल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? ये 50% एक्सीड होने पर
50%, लेथल कंसंट्रेशन जब 50% कोई भी वाटर हो चाहे एयर हो, वहां पे कंसंट्रेशन 50% से ज्यादा केमिकल का बढ़ जाए, किसी भी केमिकल का, तो वो क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को किल करता है। उसको लेथल कंसंट्रेशन 50 कहा जाता है, यानी कि लेथल कंसंट्रेशन एबव 50 हो जाने के बाद वो वाटर या फिर एयर में मतलब डेथ करवाता है। और बचा हमारा क्या आंसर, ट्रिकलिंग फिल्टर विद बायोफिल्म। ट्रिकलिंग फिल्टर और कुछ नहीं, ये एक बेड होता है, रॉक बेड कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे छोटे 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 पोर्स वगैरह होंगे। आपको क्या करना है, स्प्रिंकल करना है वाटर को, जो पोल्यूटेड वाटर है वो इसके थ्रू से पर्कोलेट करेंगे, इसके थ्रू से वाटर पर्कोलेट करते 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 जाएंगे और एक बायोफिल्म बना देंगे इसके बीच में। और जो नीचे टपकता होगा पानी, इस तरह का पानी जो टपकेगा वो हमारा क्लीन वाटर होगा। ठीक है, इसको ही कहते हैं ट्रिकलिंग, ट्रिकल वाटर ट्रिकल करना, वाटर ट्रिकल करना विद बायोफिल्म। बायोफिल्म यानी यहाँ पे छोटा छोटा जो हमारा बायोफिल्म बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है मोर देन 2 फ्लाजेला आर प्रेजेंट ऑन द स्वार्मर ऑफ। एक से ज्यादा फ्लाजेला, दो से ज्यादा फ्लाजेला स्वार्मर किसके, स्वार्मर पीरियड यानी कि स्वार्मर स्टेज में पाया जाता है। वॉल्वक्स के, कारा में, क्लामेडोमोनास के या फिर ओइडोगोनियम के। ये पाया जाता है क्लामेडोमोनास के स्वार्मर पीरियड में, स्वार्मर पीरियड में, जहाँ पे हमें मालूम है क्लामेडोमोनास में 2 फ्लाजेला होते हैं, लेकिन स्वार्मर पीरियड में क्लामेडोमोनास से बहुत सारे फ्लाजेला निकलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। प्रोग्रेसिव इंक्रीज ऑफ टॉक्सिक केमिकल इन सक्सेसिव हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। So increase of toxic chemicals in successive higher level of organism is known as ecotoxicology, biological magnification, ecological pyramid, eutrophication। इसको कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो इसमें भी इकोटॉक्सिकोलॉजी, उसके बाद हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड, यूट्रोफिकेशन यानी एजिंग ऑफ लेक, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। और इकोटॉक्सिकोलॉजी तो टॉक्सिकोलॉजी स्टडी हो गया, टॉक्सिकोलॉजी स्टडी हो गया। सिर्फ और सिर्फ बायो मैग्निफिकेशन यानी ये हर एक ट्रॉपिक लेवल में इसका लेवल बढ़ते जाता है, यानी एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन होते 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 जाता है। इसी को ही बायो मैग्निफिकेशन या फिर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। पूछा द मेन सोर्स ऑफ एटमोस्फेरिक SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का जो मेन सोर्स कौन है। पेपर इंडस्ट्री, इवेपोरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, फॉसिल फ्यूल कंबस्टन, मेटल स्मेल्टिंग। सो इसका जो मेन सोर्स है वो है फॉसिल फ्यूल कंबस्टन। जब भी फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है तब ये डायरेक्टली SO2 को रिलीज करता है और साथ में CO2 को भी रिलीज करता है। तो CO2 तो मेंशन नहीं किया गया, फिर भी मैं CO2 बता दिया। सो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल लार्ज सोर्स होता है जो कि सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which abiotic factor generally limit plant growth in xeric habitat? xeric habitat में कौन सा abiotic factor ग्रोथ को लिमिट करवाता है? सॉइल वाटर, सॉइल टेम्परेचर, सॉइल न्यूट्रिएंट, सॉइल मिनरल्स। सो ये सिर्फ और सिर्फ सॉइल वाटर ही है जो ग्रोथ को लिमिट करता है, यानी कि वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट जेरोफाइटिक या फिर जेरिक कंडीशन में ग्रो करेगा। ड्रॉट इन्वेडर या फिर ड्रॉट एस्केपर्स या फिर ड्रॉट एंड्यूरर, ये सब डिफरेंट कैटेगरी में से प्लांट सिलेक्ट करते हैं सॉइल वाटर को ऊपर डिपेंड करके। ठीक है, सॉइल वाटर में मतलब सॉइल में कितना वाटर है उसके अकॉर्डिंगली प्लांट के कैटेगरी डेवलप होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है फेनोरोफाइट्स आर डोमिनेंट कंपोनेंट ऑफ वेजिटेशन इन। फेनोरोफाइट्स जो कि डोमिनेंट कंपोनेंट है वेजिटेशन कहाँ पे, टेम्परेट मोइस्ट क्लाइमेट में, टुंड्रा क्लाइमेट में, डेजर्ट क्लाइमेट में या फिर ट्रॉपिकल मोइस्ट क्लाइमेट में। सो फेनोरोफाइट्स जो होते हैं वो ट्रॉपिकल मोइस्ट क्लाइमेट में ज़्यादातर डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। डोमिनेंट यानी ज़्यादा वहाँ पे फ्लोरिश करते हैं। ठीक है, फ्लोरिश, क्योंकि वहाँ पे वाटर कंडीशन बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन। यानी कि कौन से क्लोरोप्लास्ट में मतलब देयर इज नो क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन अराउंड द क्लोरोप्लास्ट इन मेंबर्स ऑफ डिनोफाइटा, क्रिप्टोफाइटा, रोडोफाइटा, फियोफाइटा। सो इसका राइट आंसर है रोडोफाइटा। रोडोफाइटा में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसमें थाइलाकोइड बहुत मतलब एक ही थाइलाकोइड होते हैं और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, मैं इसको फिर से बता दूं। जो रोडोफाइटा में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं उनमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना, उनमें मेम्ब्रेन नहीं होता, मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। ठीक है, सो ये रोडोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एर्गोट डिजीज इज कॉज्ड बाय। एर्गोट डिजीज किस में होता है? एर्गोट डिजीज होता है राई में। ठीक है,
सिक्केल सीरियल जिसको कहते हैं राई में, एर्गोट डिजीज ऑफ राई। ये क्या करता है ना, जो राई का कर्नल होता है ना, इस तरह से जो कर्नल कर्नल डेवलप करता है ना, उसमें ये एक इस तरह का ब्लैक कलर का एर्गोट बॉडी बनाता है। इसको क्या कहते हैं? एर्गोट बॉडी, एर्गोट बॉडी कहते हैं। तो ये कौन करवाता है? मैंने एर्गोटिज्म या फिर एर्गोट डिजीज समझा दिया आपको। तो ये कौन करता है? राइजोपोस, क्लाविसेप्स, पेनिसिलियम, पक्सिनिया। सो राइट आंसर है क्लाविसेप्स, और पूरा नाम है क्लाविसेप्स पुरपुरिया, पुरपुरिया, याद रखिए। और ये किस में एर्गोट डिजीज करता है? ये राई में, यानी कि सिक्कल सीरियल में करवाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु पुट फॉरवर्ड द व्यू दैट अ प्लांट कम्युनिटी बिहेव्स लाइक ए सुपर ऑर्गेनिज्म? एच ग्लेसन, एफी क्लीमेंट्स, आर एफ डोबेनिन और जेटी कटिस। सो इसका राइट आंसर है क्लीमेंट्स ने ये सुपर ऑर्गेनिज्म प्लांट कम्युनिटी को कहा था। ठीक है, यानी कि सुपर ऑर्गेनिज्म क्या है? जैसे कि मान लीजिए कोई, आपने देखा होगा कोई एक कोरल हाइप्स, मतलब कोरल रीफ हो गया, या फिर कोई एक एंट हाइप्स हो गया, वो उसमें क्या होता है ना, बहुत सारे स्पीसीज मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको सुपर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सुपर ऑर्गेनिज्म मतलब एक बहुत बड़ा एक्टिविटी करवाना, ठीक है, मिलजुल कर एक बड़ा काम को कंप्लीट करना, ठीक है, उसको सुपर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इसका एग्जांपल एंट हो गए, ठीक है, एंट वगैरह हो गए, कोरल वगैरह हो गए, ये सब हो गए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ऑफ पैकेटिन, डिप्रोटीन, डाइकिनेसिस, डाइकोटिन। सो इसका राइट आंसर है पैकेटिन। पैकेटिन स्टेज में हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है, जहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम इस तरह का टेट्राड फॉर्मेशन करते हैं, इस तरह का, और उनके बीच में यहाँ पे क्रॉसिंग होता है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर दूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। इन टू स्पीसीज पॉपुलेशन इंटरेक्शन व्हेन बोथ पॉपुलेशन बेनिफिट्स बट द रिलेशनशिप इज नॉट ऑब्लिगेटरी। देखिए, ऑब्लिगेटरी नहीं होना जरूरी नहीं कि ऑब्लिगेटरी हो, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहे हो। तो उसको क्या कहते हैं? कॉमेंसालिज्म, प्रोटोकॉपरेशन, म्यूचुअलिज्म, आमेंसालिज्म। ये है प्रोटोकॉपरेशन। देखिए, जब दो स्पीसीज म्यूचुअली बेनिफिट हो, हमें मालूम है वो म्यूचुअलिज्म होता है, सिम्बायोसिस होता है, लेकिन वहां पे या ये कंडीशन दे दिया कि ऑब्लिगेटरी होना जरूरी नहीं, मतलब दोनों को आपस में जुड़ना बहुत ही जरूरी है, एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। जैसे कि पाइनस पाइनस सीडलिंग को ग्रो करने के लिए माइकोराइजा जैसे भी करके चाहिए। अगर माइकोराइजा नहीं है तो ये कभी भी सीड जर्मिनेट कर नहीं करेगा। याद रखिए, पाइनस सीड कभी भी जर्मिनेट नहीं करेगा। तो ये एक ऑब्लिगेटरी हो गया, ये ऑब्लिगेटरी सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया। लेकिन प्रोटोकॉपरेशन में क्या होता है? दो दो जो इंटरेक्टिंग पार्टनर साथ में आते हैं, साथ में बेनिफिट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों का असेंबल होना बहुत जरूरी है। कोई एक नहीं भी हो तो मतलब चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द कॉप्रोफिलिक फंगाई इनहैबिट्स, कॉप्रोफिलस फंगाई, जहाँ पे हमारा डंग वगैरह में ग्रो करते हैं, उस फंगस को हम कॉप्रोफिलस फंगाई कहते हैं। जैसे कि डंग सबस्ट्रेटम, डिकेइंग लीव्स नहीं होगा, फूड आर्टिकल्स नहीं होगा, डेड वुड नहीं होगा। सो मैं यहाँ पे बता दूँ, जो डंग वगैरह में ग्रो करते हैं, खास करके जो मशरूम आप लोगों ने देखे होंगे गोबर वगैरह में ये उगते हैं, ये मशरूम बहुत ही क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी इसको देखोगे, इसको कंज्यूम करने वाला मशरूम मत समझना, ये बहुत ही पॉइजनस होते हैं, डिजीज करने मतलब टॉक्सिन सिक्रेटिंग मशरूम होते हैं, इसलिए इसको खाया नहीं जाता। और ये ज़्यादातर डंग वगैरह में उगते हैं, इनको कॉप्रोफिलस फंगस कहा जाता है। कॉप्रोफिलस, इनको कॉप्रोफिलिक और कॉप्रोफिलस फंगस कहा जाता है, जो डोंग में उगते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन सेलुलर रेस्पिरेशन? सेलुलर रेस्पिरेशन में करेक्ट स्टेजेस हमें ढूंढना है। चलते हैं ढूंढते हैं। पहले ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, साइट्रिक साइकिल, एंड लास्ट में ग्लाइकोलाइसिस। नहीं, ये रॉन्ग है। जो साइट्रिक एसिड साइकिल पहले होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस, ये भी रॉन्ग है। ग्लाइकोलिसिस पहले होगा, उसके बाद साइट्रिक एसिड साइकिल होगा, उसके बाद एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये वाला सही है। क्योंकि उसके बाद वाला देखिए ऑप्शन, ग्लाइकोलिसिस पहले हो रहा है, उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं होता, उसके बाद होता है साइट्रिक एसिड, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन लास्ट में होता है। सो ये राइट आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल इज फाउंड इन पेंडोरिना, वोल्वॉक्स, काइटोनिमा, पॉलीसाइपोनिया। सो ये पाया जाता है पॉलीसाइपोनिया। देखिए, और एक एग्जांपल है बाट्राकोस्पर्मम, ट्राइफेजिक पाया जाता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। मैं थोड़ा बता दूं, पहले लिख लूँ इसको।
बाट्राकोस्पर्मम। ट्राइफेजिक अगर बोल दिया डिप्लोबायोटिक, ठीक है, डिप्लोबायोटिक, ट्राइफेजिक डिप्लोबायोटिक, इस तरह से लिख दिया बायोटिक, ट्राइफेजिक डिप्लोबायोटिक, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये अल्टरनेशन जनरेशन हो गया पॉलीसाइबोनिक का। अगर बोल दिया ट्राइफेजिक हैप्लोबायोटिक, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा हमारा हैप्लोबायोटिक, ठीक है, बायोटिक, ये हो जाएगा हमारा बाट्राकोस्पर्मम का। ये याद रखिए, अभी के लिए ट्राइफेजिक बोला है तो पॉलीसाइबोनिक आंसर होगा। पूछा है द एंजाइम दैट जॉइंस द ओकाजाकी फ्रैगमेंट, कौन सा एंजाइम है जो कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट को ज्वाइन करवाता है? डीएनए लाइगेज, टोपोआइसोमर, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज। तो इसका राइट आंसर है डीएनए लाइगेज का काम है। ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो डीएनए इस तरह से होता है, उसमें जो इस तरह का हमारा फ्रैगमेंट बनता है उसको जोड़ना का काम करता है डीएनए लाइगेज, लाइगेशन करना। कोएंजाइम्स क्या होते हैं? आर नॉन प्रोटीन रिएक्टेंट, मेटालिक साइड ग्रुप एसोसिएटेड विद ऑल एंजाइम्स, मेटालिक साइड ग्रुप्स एसोसिएटेड विद नॉन प्रोटीन एंजाइम्स, या नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज कोफैक्टर। ये होगा राइट आंसर। कोएंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन प्रोटीन होते हैं और ऑर्गेनिक होते हैं, याद रखिएगा, ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो कि कोफैक्टर की तरह एक्ट करते हैं और ये क्रिएट करते हैं हमारा होलो एंजाइम, ठीक है, होलो एंजाइम बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। टारगेट बोर्ड इफेक्ट इज कॉज्ड बाय कोलेप्टोट्राइकम, कोलेप्टोट्राइकम, अल्टरनारिया, पायरिकुलारिया, हेलमिंथोस्पोरियम। सो राइट आंसर है अल्टरनारिया सोलानी, ठीक है, ये करता है हमारा टारगेट बोर्ड इफेक्ट। क्या होता है मैं बता दूं, अल्टरनारिया सोलानी एक डिजीज करता है जिसका नाम है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट, ठीक है, अर्ली ब्लाइट करता है, जिसमें लीफ में आपको इस तरह का कॉन्सेंट्रिक रिंग देखने को मिलता है, इस तरह का पैचेस पैचेस में देखने को मिलता है कॉन्सेंट्रिक रिंग, इसी को ही कहते हैं टारगेट बोर्ड। आपने टारगेट बोर्ड देखा है ना, जहाँ पे डार्ट वगैरह को, एरो एरो वगैरह को मारा जाता है, जिस भी पॉइंट में लगे उसको हिसाब से, जिस भी जगह में लगे उस हिसाब से पॉइंट मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पे भी उसी तरह का रिंग वगैरह फॉर्मेशन होता है, इसी को ही कहते हैं टारगेट बोर्ड इफेक्ट। और ये करता है अल्टरनारिया सोलानी, जो डिजीज करता है अर्ली ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट में ही यही सिम्टम देखने को मिलता है, जिसके लिए इसको टारगेट बोर्ड इफेक्ट भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिटिकल वास्कुलर बंडल इज फाउंड इन द स्टेम ऑफ, क्रिटिकल, क्रिटिकल नहीं होगा, ये गलत है, कॉर्टिकल होगा, ठीक है। क्रिटिकल क्या होता है? क्यूकुरबिटा, निक्टेंसिस, बिग्नोनिया, एक्रांथस। सो इसका राइट आंसर होगा निक्टेंसिस। निक्टेंसिस में हमें इस तरह का, मैं फिर से बना दे रहा हूँ, निक्टेंसिस में हमें इस तरह का बड़ा हो गया, इस तरह का हमें निक्टेंसिस में, अगर स्टेम को उसको काटेंगे, डायसेक्ट करेंगे, इस तरह का हमें कॉर्टिकल वास्कुलर बंडल यहाँ पे कॉर्नर में देखने को मिल जाएगा। ये निक्टेंसिस में पाया जाता है। बाकी बिग्नोनिया में एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होता है। कुकुरबिटा में बाइकोलेटरल, ये भी बता दो, कुकुरबिटा में बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल होता है, बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल होता है। लेकिन जो कॉर्टिकल, कॉर्टिकल ये क्रिटिकल नहीं, कॉर्टिकल वास्कुलर बंडल हमारा निक्टेंसिस में पाए जाते हैं। चलते हैं यहाँ पे एंड कर देंगे, हमारा क्वेश्चन और भी बहुत ज़्यादा है, इसको नेक्स्ट पार्ट में बाकी सारा कंप्लीट करेंगे, नहीं तो वीडियो लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो पूछा है मोलिब्डेनम इज ए कंपोनेंट ऑफ एंजाइम यूरियस काटालेज अपटेक हाइड्रोजन नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजनस का मोलिब्डेनम एक कंपोनेंट होता है। मैं बना दूँ, ये मान लीजिए नाइट्रोजनस एंजाइम हो गया, जहाँ पे एक नाइट्रोजन यहाँ पे अटैच होगा, दूसरा ये, और ये बना हुआ रहता है MOFE, मोलिब्डेनम आयरन से बना हुआ रहता है। इसका और एक पार्ट होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारा मोलिब्डेनम से बना रहता है। सो ये हो गया उसका आंसर। सो आज हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम इसका बाकी सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि वो वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।